हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस की टीयर 1 की जो हमारी एक प्रिपरेशन चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। इसमें बोला गया है कि फोर्ब्स 2025 की जो सूची है, ठीक है, उसमें दुनिया की जो 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसमें पहला स्थान किसका है और भारत से सबसे ज्यादा अमीर महिला कौन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि फोर्ब्स की जो लिस्ट है उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो फोर्ब्स में दुनिया की सबसे 10 अमीर महिलाओं की सूची अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो यहां पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की एक पूरी की पूरी सूची है। ठीक है, एलिस वॉल्टन जो है ये सबसे ज्यादा पैसे वाली या सबसे धनवान महिला है। इनकी जो नेटवर्थ है वो 112 बिलियन डॉलर की है, यूएस डॉलर की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है ये। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो हमारे भारत की जो महिला है वो है सावित्री जिंदल। ठीक है, सावित्री जिंदल हरियाणा से विधायक भी है ये। ठीक है, तो सावित्री जिंदल, ठीक है, जिंदल जो ग्रुप है, ठीक है, जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप, जो स्टील के अंदर में और खनन के इसके अंदर में इनका बहुत बड़ा कारोबार है। ठीक है, तो बेसिकली सावित्री जिंदल हमारे भारत की सबसे अमीर महिला है, विथ 32.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ में, मतलब उनके पास में इतनी संपत्ति है। ओके, तो अब आप लोग चलिए बताइए जल्दी से कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना हो आप लोगों ने, तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी बताइए। सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड नाम लिखते जाएंगे, ताकि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में ये नाम सेव हो जाए। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं के अंदर में पहला स्थान किसका है, तो एलिस वॉल्टन का है। और सावित्री जिंदल कितनेवें नंबर पे है, ये नंबर आप लोग लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से ये नंबर आप लोग लिखिए, कितनावा नंबर है उनका पूरी दुनिया के अंदर में, और उनकी नेटवर्थ अगर आप लिख सकते हो तो वो भी लिख दीजिए, ताकि और अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग क्लियर कर पाए। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखेंगे आप लोग कि एलिस वॉल्टन, ठीक है, 112 लगभग लगभग 112 बिलियन डॉलर के साथ में सबसे अमीर। ठीक है, और 32.3 बिलियन डॉलर के साथ में, ठीक है, 7वें नंबर पे आती है सावित्री जिंदल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे यहाँ पर मैं कमेंट में लिखते जा रहे हैं वो लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए आप लोग। ओके, तो ये आप लोगों को मिल गया यहाँ पर में, ये लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। मतलब भारत के अंदर में संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्रावधान कौन से संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। भाई हमारे संविधान में ये बोल दिया गया है कि संविधान के अंदर में चेंजेस किए जा सकते हैं। क्या प्रक्रिया है, कैसी है, वो सारी की सारी इसके अंदर में लिखी हुई है आप लोगों की। तो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में ये बात बोली गई है, 368 में, कि हमारे भारत में संविधान के अंदर में चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत ये बात बोली गई है। इसके अलावा ये जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है। प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों जो है वेट भी कर रहे थे काफी देर से, तो चलिए आज जो है ना कुछ तूफानी करते हैं, फिर उसका पूरा का पूरा आप लोगों को ये दे दो मैं। आर्टिकल नंबर 352 की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। आर्टिकल नंबर 356 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो लगता है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहां पर में लगा था, और कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है कि भारत के पास में पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है, तो ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति, लेकिन ऐसा कभी आज तक लगाने की जरूरत आई नहीं है, नौबत नहीं पड़ी है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो मैंने पूछा है उनको भी बताता चलता हूँ, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि मेरे बताने से पहले आपने कमेंट में लिख देना है, इससे आपका माइंड आपका ट्रेन हो रहा है। ठीक है, आपका माइंड ट्रेन होता जा रहा है। तो अनुच्छेद 352, ठीक है, जो है नेशनल इमरजेंसी, हमारे भारत में अब तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगी है ये भी बता दीजिए कमेंट करके आप लोग। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है सबसे पहले पंजाब में लगा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और केवल 2 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां पर में आज तक जो है ये नहीं लगा है। आज तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, लिखो जल्दी से, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगी है, एक भी बार नहीं लगी है, और ये आर्टिकल ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आंसर्स करते जाइए। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा, हमारे भारत के अंदर में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, गुड। नाउ अब देखिए अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो अनुच्छेद 280 की बात करें हम लोग, आर्टिकल नंबर 280, तो ये हमारे भारत के अंदर में फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करता है, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पैसे का बंटवारा किस तरीके से होगा उसकी प्लानिंग करना। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन, अभी हमारे भारत के अंदर में फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से, फास्ट स्पीड में आप लोग आंसर करते जाइए फ्रेंड्स कि फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है अभी। ठीक है, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, मैं यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट वाले के अंदर में हम लोग लिखते हैं फाइनेंस कमीशन का नंबर क्या है। ठीक है, नंबर कौन सा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ये आज आपको किसी भी कंडीशन पे याद करना ही करना है। और आज आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कल भी मैंने आप लोगों को जो अलग अलग आपकी एग्जाम्स हुई है हाल फिलहाल के अंदर में उसके करंट अफेयर्स कराना स्टार्ट कर दिया है, और आज भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कल करवाया था, कल की प्रैक्टिस भी, कल की रिवीजन भी करवाने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से इसको करते रहिए। तो फाइनेंस, भारत के अंदर में वित्त आयोग का गठन जो है फ्रेंड 1951 के अंदर में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इनमें से कौन सा वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो नीति आयोग जो है ना, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान के अंदर में इसका कोई उल्लेख आप लोगों को नहीं मिलता, कोई संविधान में आर्टिकल ही नहीं है इसका। योजना आयोग जो पहले था उसका भी कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर में चुनाव आयोग की स्थापना की बात होती है, और आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन की। तो इनमें से चुनाव आयोग और वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है, मैं एक लिस्ट यहां पर मैं और जोड़ देता हूं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने दूसरे नंबर पे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनका पूरा का पूरा पढ़ना है। चलिए एक एक करके जो है हम लोग पूरा की पूरी लिस्ट भी तैयार करते चलते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और ये पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये लिस्ट पूरे लास्ट में इस सेशन के बाद में हम लोग इसका पूरा देखेंगे, पूरी लिस्ट जब हमारी बन जाएंगी। ठीक है, और उनके लिए हम लोग फिर पूरा प्लानिंग भी करेंगे कि कैसे पढ़ना है हम लोगों ने इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सारी की सारी, ठीक है, हमने पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो ये एक आप लोगों का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो भाई 5 ईयर प्लान, कितने लोग बोलते, क्या बोलती पब्लिक, 5 ईयर प्लान पढ़ना चाहिए क्या, एक पूरा का पूरा सेशन 5 ईयर प्लान के ऊपर में, अगर बोलते हो तो बताइए यहां पर में आप लोग 5 ईयर प्लान के ऊपर में। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 के बीच में थी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मेन फोकस किसके ऊपर में था, ये भी बताएंगे मुझे आप सभी लोग, किस चीज के ऊपर में फोकस किया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रीज के ऊपर में, सर्विस सेक्टर के ऊपर में, टेक्नोलॉजी के ऊपर में, किस चीज पर फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पे किया गया था, कृषि पर, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस किया गया था इसके अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के लिख लेंगे इसको भी, कितने लोग चाहते हैं 5 ईयर प्लान भी लिख ले हम लोग यहाँ पर में, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, ये भी कर लिया हम लोगों ने। चलिए नाउ, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसका मसौदा तैयार जो है करने वाले एक युवा अर्थशास्त्री थे, या फिर आप लोगों से डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है भाई कि बताओ कि पहली वाली पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मसौदा तैयार किया था के एन राज ने। ठीक है, तो ये थे के एन राज, उस समय में युवा थे, बाद में तो ऑब्वियस सी बात है कि बूढ़े तो कभी ना कभी हुए ही होंगे वो, तो अर्थशास्त्री थे के एन राज, उन्होंने पहली वाली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो उसको उनको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट बोला जाता है, वास्तुकार, आर्किटेक्ट मतलब जिन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार किया है, के एन राज। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले पंचवर्षीय योजना का के एन राज ने तैयार किया था। ठीक है, तो प्लीज इसको भी आप लोग एक बार लिख लीजिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, 600 लाइव की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ओके, नाउ प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, और ये देखिए एग्जाम के अंदर में सेम इस तरीके का क्वेश्चन आया। अब तो हर बच्चे ने आंसर करना ही चाहिए, और बी कॉन्फिडेंट कि आप लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ये बड़ी बात है कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को ही आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई ये पहली वाली पंचवर्षीय योजना का साल, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने बता देना है मुझे पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्य अवधि बता दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। कौन सी चीज पे फोकस किया गया था और किसने इसको बनाया था।
कौन से मॉडल पर आधारित थी? एक एक करके आंसर करते जाइए, चाहे कुछ आंसर आप कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन रिवीजन करते करते सारी चीजें आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, हमारा उसका टारगेट कितना था? ठीक है, टारगेट था इसका 2.1% ग्रोथ अचीव करने का, 2.1%। क्या लगता है आपको, हमने टारगेट अचीव किया होगा क्या? टारगेट 2.1% रखा था कि भाई 2.1% से हम लोगों को ग्रो करना है। ठीक है, आपको क्या लगता है टारगेट अचीव हुआ या नहीं होगा? जल्दी से बेट लगाओ आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोग हाँ में बोलते हैं, कितने लोग ना में बोलते हैं। टारगेट अचीव हुआ था या नहीं हुआ था? 2.1% का ही टारगेट रखा था, बहुत बड़ा भी नहीं रखा था हम लोगों ने। फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने अचीव किया ना जो टारगेट, ठीक है, वो था 3.6% का। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। ओके, चलिए, आपको बताना है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से ब्लैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ चुका है, तो अब ये क्वेश्चन का जो है ना, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बंद हो चुकी है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, ये भी लिख लेंगे आप लोग। देखो, जो जो याद आते ज्यादा मैं आप लोगों को सब बताता चलूंगा, तो जो बच्चा अच्छे से देखेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हमारी। तो आप लोगों को बताना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको फाइनल जो है अप्रूवल कौन देता था? तो फाइनल अप्रूवल की जब भी बात आएंगी आप लोगों की कि भाई अगर पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार भी हो गई है, तो उसको अप्रूवल कौन देगा? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, एनडीसी। ठीक है, ये अप्रूवल दिया करती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, तो योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया है अभी। तो जो है योजना बनाने वाला जो काम था वो भी बंद हो गया। ठीक है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग योजना बनाता था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें देश भारत देश की जो यूनियन कैबिनेट है पूरी की पूरी होती थी, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुआ करते थे, जो उसको पारित करते थे। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है अभी भी, इसको आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अब कोई काम भी रहा नहीं, क्योंकि अब जो उसका काम था वो योजना आयोग को, नीति आयोग को दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए बताइए मुझे कि यहां पर मैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि थी, सस्टेनेबल ग्रोथ? देखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सस्टेनेबल ग्रोथ इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप बाकी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो, भविष्य का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो ग्रोथ कोई काम की नहीं रह जाती। ठीक है, तो ग्रोथ होनी चाहिए सस्टेनेबल, जिसको सस्टेन किया जा सके, संपोषणीय होनी चाहिए वृद्धि। तो पहली बार हमारे भारत के अंदर में संपोषणीय वृद्धि की जाएगी, इसका टारगेट कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? ठीक है, तो हमारी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12th नंबर की आखिरी पंचवर्षीय योजना, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल था। प्लीज इसको याद रखिए। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई? 12 हुई है। ठीक है, 2012 से 17 तक का जो आखिरी था, 2012 से, ठीक है, 2012 से 2017 तक का जो काम था, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना का था। वैसे पंचवर्षीय योजना ने फिर उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया 2014 के बाद में, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, उन्होंने पंचवर्षीय योजना बंद करने का ऐलान कर दिया था, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक चलती रही, और उसका टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, या सस्टेनेबल ग्रोथ, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। प्लीज लिखिए आप लोग, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर में ये काम किया गया था। ठीक है, ओके, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज? अगर आप बोलोगे कि सर पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजनाएं करा दीजिए, तो मैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जून 2025 में AIIB की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब सबसे पहली चीज तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि ये AIIB है क्या। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, AIIB है आप लोगों का एशियन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसके अंदर में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है चाइना। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस बैंक का, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये भी क्वेश्चन आता है, हाँ, चाइना है।
ये याद रखना है आप लोगों ने, मतलब चाइना की ही चलती है 26.54% के साथ में। चाइना सबसे बड़ा इसके अंदर में इन्वेस्टर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है इसमें। चाइना का 26.54% हिस्सा चाइना का है, ठीक है। और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है 7.58% के साथ में। तो इंडिया का शेयर कितना है? इंडिया का शेयर है, ठीक है, 7.52% के साथ में, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो भारत का जो हमारा परसेंटेज है, ठीक है, ओके, 7.58%। ये और इसमें देखिए फर्क कितना ज्यादा है, आप ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। इसका कितना गुना आप लोग कर लोगे तब जाके जो है ये बनेगा, है ना। तो चाइना की ज्यादा चलती है इसके अंदर में, चाइना की ही चलती है। इसका हेडक्वार्टर्स भी कहां पर में है? AIIB का हेडक्वार्टर्स, इसी वजह से आप लोग देखोगे कि ये बीजिंग के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, 110 इसके मेंबर है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि कौन इसका अध्यक्ष बना होगा? कहां की होगी वो व्यक्ति? ऑब्वियस सी बात है, चाइना जो है अपने व्यक्ति को बनाता है, ठीक है। तो जाऊ जियाई जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इसकी क्या बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ओके। पहली बार कोई महिला बनी है जाऊ जियाई, चाइना की है, ठीक है, क्योंकि चाइना का ही सबसे बड़ा इसके अंदर में शेयर होल्डर, लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है इसके अंदर में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, प्लीज ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये याद रखेंगे आप लोग कि जिन लिक्वेन करके एक व्यक्ति थे, जिन लिक्वेन जो थे, उनके स्थान के ऊपर में जाऊ जो झाऊ जियाई है ये बनी है। दोनों के दोनों चाइना के ही है, ठीक है। इससे पहले वाले भी चाइना के थे, ये भी चाइना की है, और आगे में भी, क्योंकि चाइना का ही सबसे बड़ा शेयर है इसके अंदर में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर में मैं मल्टीपल क्वेश्चन करवा दूं तो प्लीज कमेंट के अंदर में बताइएगा, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो है आप लोगों का जो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आपको टीपी ट्यूब दिया गया है, जितने भी पेड स्टूडेंट्स है, जो मैं अभी जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर में आपसे ऑटोमेटिकली वो क्विज करवाएगा, ओके। ऑटोमेटिकली टीचिंग परीक्षा के ऊपर में वो क्विज आप लोगों से करवाएगा। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां से आप लोग पढ़िएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत क्रूज भारत मिशन CBM जो है, इसका औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? क्रूज भारत मिशन, ठीक है। ये देखिए क्रूज भारत मिशन जो है ये हमारे भारत के अंदर में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ठीक है। जो भारत का पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, ठीक है, ये अभी फिलहाल के अंदर में नितिन गडकरी के पास में है। तो क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो कोस्ट लाइन है ना, ठीक है, जो कोस्ट लाइन है उनका इस्तेमाल करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब कि कोस्ट लाइन से अलग जगह पे, एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह पे यात्रा करना, कोस्ट लाइन टू कोस्ट लाइन, क्योंकि बीच में आप अंदर में तो चला नहीं सकते आप क्रूज, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज है कि जो रिवराइन जो सिस्टम है, जैसे कि साबरमती से नर्मदा नदी के बीच में जो है, अगर हम क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है तो उसकी जो टूरिज्म है उसको, उसकी उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो गुजरात जो है ना, ये पहला राज्य इसमें बना था जिसके अंदर, जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूज भारत मिशन, ठीक है। ये एक तरीके से हमारे भारत के अंदर में इंटरनल जो हमारा टूरिज्म है उसको बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। इसके अलावा आप लोगों में से कितने बच्चे जिनको पता है कि अभी हमारे भारत के अंदर में जो कोस्ट लाइन है, जो नंबर पहले था अब बढ़ा गया है, ठीक है, उसको रिवाइज कर लिया गया है। तो अब 2340 किलोमीटर की तट रेखा गुजरात के पास में, लगभग लगभग, ठीक है, 2340। और सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, जो सबसे ज्यादा तट रेखा के साथ में, वो यही है, 2340, लगभग लगभग 2340 किलोमीटर की तट रेखा इसके पास में, ठीक है। तो इसी वजह से ये पहला राज्य बना है, तो आप प्लीज इसको याद भी रख सकते हो, ओके। तो इंडिया ने लॉन्च किया क्रूज भारत मिशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और गुजरात पहला राज्य बना है जिसने इसको एक्सेप्ट किया है, उसके अंदर में शामिल हो गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग इसको। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है आपका EMRS के अंदर में आया था, ठीक है। जल्दी बताइए कि बिम्स्टेक का जो यूथ समिट है वो भारत में आयोजित हुआ था, तो अच्छा चलो, एक ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया मैंने आप लोगों का, तो बताइए जल्दी से।
कहां पर में आयोजित हुआ? यूथ समिट। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिम्स्टेक का यूथ समिट जो है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे भारत के गांधीनगर के अंदर में आयोजित हुआ था यूथ समिट। ठीक है, युवाओं के बीच में बेसिकली इसको बढ़ावा देने के लिए। बिम्स्टेक क्या है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है कि बिम्स्टेक के अंदर में क्या होता है ना, कि जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश है, ठीक है, उन लोगों का ये बेसिकली एक समूह है। तो बिम्स्टेक का यूथ समिट भारत के गांधीनगर के अंदर में हुआ। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये एक तो सबसे पहला था, ये फर्स्ट एवर था, ये फर्स्ट एवर, ये भी याद रखना आप लोगों ने, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहला था ये अब तक का। ठीक है, फरवरी में आयोजित हुआ। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, की बिम्स्टेक का जो पूरा वाला जो बड़ा वाला समिट होता है बिम्स्टेक का, 6वें नंबर का जो बिम्स्टेक समिट हुआ है, वो कहां पर में हुआ? बैंकॉक के अंदर में हुआ था। ठीक है, बैंकॉक के अंदर में बिम्स्टेक समिट, ये यूथ समिट था, लेकिन जो बिम्स्टेक का जो मेन समिट है, बिम्स्टेक समिट, ठीक है, कौन से नंबर का था वो? 6 नंबर का ओवरऑल बिम्स्टेक समिट, ये बैंकॉक में। अब 7वें नंबर का जो 2026 में होगा, अभी तक उसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, जैसे भी अब हुई नहीं है तो अब आपसे एग्जामिनर पूछने का भी सवाल पैदा नहीं होता यहाँ पर में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी आता भी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर मैं। ओके, तो गांधीनगर के अंदर में आयोजित हुआ था, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। गांधीनगर गुजरात के अंदर में। और जो बिम्स्टेक का जो पूरा बड़ा वाला समिट था, वो बैंकॉक के अंदर में हुआ था। खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? खारदुंगला पास, बताइए। खारदुंगला दर्रे है, बहुत सारे अलग अलग दर्रे है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली खारदुंगला दर्रा हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ये जो खारदुंगला दर्रा है, इसी के मदद से हम लोग हमारे भारत के सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां तक रसद पहुंचा पाते हैं, या वहां पर भी जो हमारे सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उन तक सामान वगैरह पहुंचाने का काम ये दर्रा करता है, खारदुंगला दर्रा। तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया सियाचिन ग्लेशियर तक सामान पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, लद्दाख श्रेणी के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लद्दाख श्रेणी के अंदर में ये मौजूद है। ठीक है, और जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहां तक सामान पहुंचाने में हमें मदद करता है, लद्दाख श्रेणी के अंदर में। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में कि सबसे ऊपर में जो है वो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। ठीक है, ठीक है, और फिर आता है लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख। ठीक है, ठीक है, और फिर आता है झास्कर, झास्कर श्रेणी। तो ये जो बीच वाला है ना हमारा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके अंदर में ये खारदुंगला दर्रा है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर में। ठीक है, तो श्योक और न्यूब्रा घाटी जो है, श्योक नदी और न्यूब्रा घाटी यहीं पे आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो उनके बीच में से ये होकर जाता है रास्ता। नाउ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 600 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहेंगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ वाला पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में करवाया है, पूरा का पूरा टॉपिक, उसकी स्थापना से लेकर किसने सिग्नेचर किया था, सब चीज हम लोगों ने देखा, इसका नाम किसने सजेस्ट किया था, हर चीज आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आप बोलोगे तो रिवीजन के अंदर में उसके क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है औपचारिक रूप से, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके संस्थापक देश किसने थे? संस्थापक संस्थापक देश कितने थे? ठीक है, तो ये थे 50+1, 51। ठीक है,
पोलैंड ने लास्ट में ज्वाइन किया था। ओके 51, मतलब उसके स्थापना से पहले ही कर लिया था, तो संस्थापक 51 थे। और हमारा भारत जो है वो उसका संस्थापक सदस्य है, जबकि हमारा देश उस समय में आजाद नहीं हुआ था, फिर भी हमारे तरफ से जो है प्रतिनिधि वहां पर में गए थे जिन्होंने साइन किया। मैंने आप लोगों को उसका ऑफिशियल प्रूफ दिखाया है, ओरिजिनल जो उसका चार्टर था उनकी सिग्नेचर आपको दिखाई है मैंने, ठीक है, क्लास के अंदर में, पेड क्लास में आपको। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स संस्थापक देश ये याद रखेंगे आप लोग 51। ओके, और अभी कितने देश हो गए हैं टोटल, अभी कितने हैं, तो अब जो है वो 193 है, 193 कंट्रीज प्रेजेंट के अंदर में यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों ने इसको याद रखना है। ओके चलिए, तो अभी प्रेजेंट में 193 कंट्रीज है, लेकिन ओरिजिनल जो थे वो 51 कंट्रीज थे इसके अंदर में। इसका मुख्यालय कहां पर में, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में। प्लीज इसको भी लिखेंगे सभी के सभी लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में है। ओके, जी हाँ, अभी आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर में G20 की समिट हुई जोहानसबर्ग के अंदर में, और नया अध्यक्ष बना अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया कि G20 की लिस्ट ही बदल दी, साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया उसने और पोलैंड को शामिल कर लिया है G20 के अंदर में, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के लिए इतना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एकदम अर्जेंटली अभी आपकी एग्जाम है, उसके अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी दिसंबर की बात है। बट देखिए यहाँ पर में कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका ने साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया। अभी राजनीति ये पूरी की पूरी चल रही है, जैसे ट्रम्प चाचा गए नहीं वहां पर में, ठीक है। अब उनके पास में अध्यक्षता आई तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को ही बाहर कर दिया और उसकी जगह पे पोलैंड को ले लिया उन्होंने G20 के अंदर में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 6 जुलाई 2025 को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, सूरीनाम। अब ये सूरीनाम देश है कहां पर में, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सूरीनाम, हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपको बताना है कि ये सूरीनाम देश कौन से महाद्वीप के अंदर में, तो ये साउथ अमेरिका के अंदर में, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि जेनिफर सिमोन्स जो है, जेनिफर सिमोन्स, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इसके अलावा एक और चीज है आप लोगों से कि साउथ अमेरिका के अंदर में है सूरीनाम, प्लस सूरीनाम के अंदर में एक महिला का राष्ट्रपति बनना, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जहां पर में पुरुष प्रधान सत्ता हो और ऐसी जगह के ऊपर में एक महिला को जो है मौका मिलना, ये बड़ी बात है वहां पर में, ठीक है। तो सूरीनाम की जेनिफर सिमोन्स पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी, लिख लीजिए इसको। सूरीनाम की ऐसा करते हैं हम लोग, जो राष्ट्रपति बनी है कई जहां जहां पर में भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उसकी लिस्ट बना ले क्या, फर्स्ट फीमेल वाली। कितने लोग चाहते हैं कि फर्स्ट फीमेल वाली लिस्ट भी हम लोग बना ले, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लिस्ट बनाया है ना, ये चीजें हमें पढ़नी है चौथे नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल, ठीक है, पीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, और एमडी वगैरह जो भी बने हैं ना पहली महिला वाले, तो उसका भी एक कर ले हम लोग एक सेशन, और उसको आप लोगों का जो नया वाला फीचर है उसके अंदर में भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से रिवीजन कर सके, ठीक है। इसको बनाते हैं फर्स्ट फीमेल एमडी वगैरह जो है भी ये सब बने हुए उसके भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोगों से जैसे यहाँ पर में सूरीनाम आया, तो सूरीनाम कहाँ पर में है क्या है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं डाल दूंगा उसके अंदर में, ताकि आप लोगों की वो प्रैक्टिस भी होती रहे उसके अंदर में। देखिए जून 2025 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की 7वीं रिपोर्ट में भारत का वैश्विक रैंक क्या है, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग के अंदर में। 1000 लाइव से हम लोग यहाँ पर मैं अब केवल, अच्छा 1000 हो भी गए फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा मैं कि जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है वो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेता रहूं।
तो देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है उसके अंदर में यूएसए ने टॉप किया है, मतलब कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसने, ठीक है, $1 बिलियन की वैल्यूएशन पार कर ली है, $1 बिलियन, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन पार कर ली हो अगर से, तो वो यूनिकॉर्न में बन जाता है। तो सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न 2025 के अंदर में बने हैं, वो कंपनीज बनी है यूएसए के अंदर में, 758 कंट्रीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, 343 यूनिकॉर्न्स के साथ में। यूनिकॉर्न मतलब बेसिकली यूनिकॉर्न कंपनीज बनती है जिनकी वैल्यूएशन, वो कंपनी बड़ी हो गई है, ठीक है। फोर 343 यूनिकॉर्न कंपनीज, ठीक है। स्टार्टअप जो होते हैं जो यूनिकॉर्न बन जाते हैं, $100 बिलियन से ज्यादा का, $1 बिलियन से ज्यादा का जिनका वैल्यूएशन बन जाती है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और चीज है आप लोगों की कि भारत कितने नंबर पे है? तो भारत तीसरे नंबर पे है, 64 यूनिकॉर्न्स भारत के है, 64, ठीक है, 2025 के अंदर में 64 यूनिकॉर्न्स। अब ऐसा क्यों है कि भाई अमेरिका के 758 यूनिकॉर्न्स बन पाए, जबकि भारत में इतनी जनसंख्या होने के बाद में भी हम लोग इतना पीछे है अमेरिका से? क्योंकि भारत के अंदर में बिजनेस करने की वो जो है चीजें सही नहीं है। भारत के अंदर में रूल्स रेगुलेशंस और ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हो तो 10 तरीके की आपके ऊपर में बंदिशें लगाई जाती है, 10 तरीके से पकड़ा जाता है, जीएसटी इतना ज्यादा है, मतलब बहुत सारी चीजें, रेस्ट्रिक्शंस है भारत के अंदर में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में 7वीं जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत जो है 3rd नंबर पे है। भारत के अंदर में जो यूनिकॉर्न है 64 है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 64 यूनिकॉर्न्स के साथ में भारत 3rd नंबर पे है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो है वो आपको यूएसए के अंदर में मिलेंगे। यूनिकॉर्न मतलब वो एक्चुअल में मत बोलना कि सर वो एक सिंग वाला घोड़ा मिल गया हमको। अरे वो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक जानवर है, पौराणिक कथाओं में, असली में नहीं होता है वो। हमने यूनिकॉर्न एक नाम दिया जो स्टार्टअप जिनकी 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन हो जाती है, $1 बिलियन से ज्यादा, ठीक है। तो भारत 3rd नंबर पे 64 के साथ में, पिछले साल के मुकाबले में और 3 कम है। पिछले साल हमारे 67 थे, ठीक है, और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 64। तो समझ लीजिए कि भाई भारत सरकार को क्या चीज की जरूरत है। हमारे भारत के अंदर में बेरोजगारी क्यों, हमारे भारत के अंदर में लोगों के पास में जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भारत के अंदर में वो व्यवस्था ही नहीं है कि जो बिजनेस है या जो स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट दिया जाए। इवन पैर खींचे जाते हैं रेगुलेटरीज के द्वारा भारत के अंदर में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर में स्थापित किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे भारत जो है वो ई वेस्ट निकालने के मामले में सबसे ऊपर है। हमारे पास में फोन कंज्यूमर और ये सारी चीजें जो है वो हम एक तो उसको रिसाइकल नहीं करते। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लगता है, जो लोगों का फोन खराब हो जाता है तो उसको खोल के उसके जो पुर्जे होते हैं उनमें से कुछ नया आइटम बना लेते हो आप लोग? आप क्या करते हो? या तो आप डाल देते हो, रीसेल कर देते हो उसको, ठीक है, वो भी खराब हो गया तो फेंक देते हो। तो ई वेस्ट या छोटी छोटी चीजें होती है, इवन आप लोगों का हेडफोन्स ही ले लीजिए आप, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। उसका आप क्या करते हो? उसको तो आप रिप्लेस भी या रीसेल भी नहीं करते, उसको तो फेंक ही देते हो डायरेक्टली। ऐसे हमारे भारत के अंदर में इको जो है, ई वेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा होता है। हमारा भारत सबसे आगे इसके अंदर में, ओके। तो इसको रिसाइकल करने के लिए होलाम्बी कलान नाम की जगह है दिल्ली के अंदर में, वहां पर में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। होलाम्बी कलान, दिल्ली में, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली के अंदर में है ये होलाम्बी कलान, ठीक है। तो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकल पार्क दिल्ली में होलाम्बी कलान नाम की जगह पे, होलाम्बी होलाम्बी कलान नाम की जगह पर बनाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर में, नॉर्थ दिल्ली के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों एवस की स्टार अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये रशिया का अवार्ड है, ठीक है, दोस्तों एवस की स्टार अवार्ड। हमारे भारत के एक साहित्यकार, ठीक है, क्योंकि साहित्य जो होता है ना, वो वैसे चलो देखा जाए तो एक देश के अंदर में उसकी उत्पत्ति होती है किसी एक खास साहित्य की, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो पूरे मानव समाज की धरोहर होती है। कोई कविता है, कोई कहानी है, ठीक है, कोई पोएट्री है, तो वो अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो पूरे दुनिया के लिए वो एक रिसोर्स बन जाती है। तो वैसे ही जावेद अख्तर की जो कविताएं हैं, जो अ, उनके जो प्लेज है, उनकी जो कहानियां हैं, उसके लिए दोस्तों एवस की स्टार अवार्ड, ये रशिया का अवार्ड है और भारत में से किसी व्यक्ति को अगर मिला है तो वो पहले व्यक्ति बन गया है, दोस्तों एवस की स्टार अवार्ड पाने वाले जावेद अख्तर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा याद रखोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका क्या किया गया है, रामदास अकेला करके एक व्यक्ति है, उन्होंने उनकी जो पुस्तक है, ठीक है, उसका रशियन भाषा में भी ट्रांसलेशन किया है, ठीक है, रशियन भाषा के अंदर में।
तो दोस्तों एवज की स्टार अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। आपको बताना है ये कहाँ से बिलोंग, ये अवार्ड कहाँ का है, तो रशिया का है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ जून 2025 में भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग वन्यजीव गलियारा कहाँ विकसित किया गया? ठीक है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब आप रास्ते से जा रहे होते हो, हाईवेज जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जब जानवर वो रोड पार कर रहे होते हैं या क्रॉस कर रहे होते हैं, तब उनसे गाड़ी टकरा जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हाईवे के ऊपर, क्योंकि बहुत तेज गाड़ी होती है। ठीक है, देखा ही होगा कभी ना कभी आप लोगों ने, टकरा जाते हैं। तो अब जो है फ्रेंड्स क्या किया गया है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में बेसिकली क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा झलक आप बस इसकी देखिए। ऐसे और भी बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो क्या करेगा कि इस तरीके से कि भाई रास्ता नीचे से निकाल लो, ठीक है, ताकि जानवरों को आना जाना है तो ये इधर से चला जाए वो। ठीक है, जानवर को आना जाना है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो जानवरों के लिए एक तरीके से हम लोगों ने एक लिंक टाइप का बना दिया दोनों साइड के अंदर में, या फिर हम कहे कि हमारा रास्ता हमने नीचे से कर लिया है। ओके, ताकि जानवर रास्ते पे से ना जाए। तो जानवरों के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये आपका एनएचएआई के द्वारा जो है वो पहला कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर में। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर में राजस्थान के अंदर में बनाया गया है, क्योंकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में ही है, राजस्थान में। ओके, तो क्या हुआ कि बफर जोन है वहां पर में, तो टाइगर बहुत सारे आपको मिलते हैं, टाइगर के अलावा और भी जानवर मिल जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर में है? पहला क्वेश्चन आपका एक बार जल्दी से लिख देंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर में। हर एक बच्चा जल्दी से लिखेगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर में 12 किलोमीटर स्ट्रेच का, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे पैचेस के रूप में 12 किलोमीटर टोटल इन टोटल मुंबई दिल्ली या दिल्ली मुंबई या मुंबई दिल्ली जो भी बोलना है अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर में राजस्थान में बनाया गया ये। और ये इस तरीके का पहला एक जो है बेसिकली एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है, ओके, उन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है एनएचएआई के साथ में मिलकर। ओके, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव इसके मंत्री है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का एक संस्था, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, तो प्लीज ये याद रखेंगे आप लोग, कि आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो एक तरीके से, ये दिखाया गया आपको कि किस तरीके से ये दिखता है। ओके, कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक बड़ा रिलीफ है, नहीं तो बेचारों को उसमें से जाना पड़ता था रास्ते के बीच में से। चलिए, अब मैं कुछ आप लोगों को टॉपिक्स करवाता हूँ, टॉपिक्स के साथ में उनके क्वेश्चंस। रेडी हो आप लोग? कितने लोग रेडी, जल्दी बताइए। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, हाथ ऊपर करके बता देंगे। और आज आप लोगों का फ्रेंड्स, आज भी मैंने जैसे पिछले लेक्चर के अंदर, कल मैंने आप लोगों को रात में पेड क्लास के अंदर में जो रिसेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स कराया है, वैसे मैं आज भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, उनके स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, चलो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दबंग दिल्ली जो है, उन्होंने क्या किया है, प्रो कबड्डी लीग जो है उसको जीत लिया है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबंग दिल्ली ने जीता है। ठीक है, दबंग दिल्ली ने, ठीक है, पुनेरी पलटन को हरा के। ये 12वें नंबर का सीजन था, और ये सेकंड टाइम ऐसा है जिसने दबंग दिल्ली ने जीता है इसको। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग जीत ली है। ठीक है, पुनेरी पलटन को हरा के। अब एक चीज याद रखेगा, रखिए आप लोग, कि प्रो कबड्डी लीग, इसका ये कौन सा वाला सीजन था? 12वें नंबर का सीजन था। ठीक है, विनर कौन है? दबंग दिल्ली है। रनर अप मतलब जिसको हराया है वो पुनेरी पलटन है। कहां पर में आयोजित हुआ था? दिल्ली के अंदर में हुआ था, ये त्यागराज इंडोर स्टेडियम के अंदर में। और ये जो है आपको बता दूं कि जो टाइटल काउंट है, मतलब बेसिकली ये दबंग दिल्ली ने कितने बार जीता है, तो सेकंड टाइम जीता है ये। और सेकंड टाइम जीता है। ठीक है, 8वां सीजन भी इन्होंने जीता था, और अब 12वां सीजन जीता है दबंग दिल्ली ने। तो ये प्रो कबड्डी लीग पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, प्रो कबड्डी लीग। ठीक है जी, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में स्टार परफॉर्मर किसको मिला है? नीरज नरवाल जो है, उन्होंने 8 पॉइंट सुपर रेड किए हैं, 8 पॉइंट। कबड्डी आती है ना आप लोगों को? कबड्डी 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 कबड्डी। ठीक है, तो नीरज नरवाल और अजिंक्य पवार, ठीक है, इन्होंने मतलब 8 और 6 इस तरीके से पॉइंट किए। तो स्टार परफॉर्मर्स नीरज नरवाल और अजिंक्य पवार बने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोच अचीवमेंट का अवार्ड जो है जोगिंदर नरवाल को मिला है।
ठीक है, ओके। चलिए, जो कि प्लेयर भी थे और कोच भी थे, जोगिंदर नरवाल, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा रिकॉर्ड जो है ये सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फॉरेन प्लेयर कौन है, ठीक है, तो फाजिल अटराचाली जो है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फॉरेन प्लेयर रहे यहाँ पर में। ओके, चलिए, तो ये 3 पॉइंट भी आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज मेन चीज थी। अब आ जाती है हम लोग यहाँ पर में कुछ क्वेश्चंस की तरफ में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला है, जिसने सबसे बेस्ट रेड मारी थी, अयान लोहचाप को मिली है, पटना पायरेट्स के है ये, ठीक है। चलिए, प्रो कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीते हैं अब तक, पटना पायरेट्स ने सबसे ज्यादा टाइटल इसमें जीते हैं, जयपुर पैंथर्स ने 2 और दबंग दिल्ली ने 2, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पटना ने इसके प्रो कबड्डी जो लीग है उसके टाइटल्स जीते हैं। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर में 2025 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चल, तो आप लोगों ने ये आंसर लगा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में दबंग दिल्ली जो है इसने जीता है। और इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा इसके अंदर में, ठीक है। किसको हराया था उन्होंने, पुनेरी पल्टन को हराया है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रो कबड्डी लीग जीता है पटना पायरेट्स ने। 2025 का प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 फाइनल कहाँ आयोजित हुआ था, ये बता देंगे आप लोग, कहां पर में आयोजित हुआ था। तो यह आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली के, ठीक है, त्यागराज इंडोर स्टेडियम के अंदर में, ठीक है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा, तो सबसे मूल्यवान प्लेयर और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो विदेश के थे वो रहे, ठीक है, फजल अतराचली या अटरेचली, जो भी आप लोगों ने इनका प्रोनाउंसिएशन करना है कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक ही टीम के लिए खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में पीकेएल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि जोगिंदर नरवाल जो है, ओके, ये जब आठवां जो सीजन था, 8th सीजन, ठीक है, जब जीता था इन्होंने, ठीक है, आपका दिल्ली ने, ठीक है, तब वो उसके कैप्टन थे और अभी वो इसके कोच है। तो कैप्टन और कोच या खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में उन्होंने जो है वो जीत दिलाई है, ओके, प्रो कबड्डी लीग के अंदर में। तो जोगिंदर नरवाल एक अलग तरीके का उनके पास में भी रिकॉर्ड है कि कोच भी रह चुके, मतलब खिलाड़ी रह चुके, 8वें सीजन में कप्तान थे, और अभी देखिए यहाँ पर में 12वें सीजन के अंदर में जीत दिलाई है, वो कोच भी रहे हैं अभी, ठीक है। खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में उन्होंने सफलता दिलाई है। अच्छा, ये चलिए बताइए कि सबसे ज्यादा खिताब अब तक किसने जीते हैं प्रो कबड्डी लीग में, 2014 से स्टार्ट हुआ था तो प्रो कबड्डी लीग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते शेयर भी कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पटना पायरेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते, देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि नवंबर की न्यूज है और इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के एग्जाम के लिए। हमारे भारत की जो टीम है, ठीक है, वुमेन्स टीम, उन्होंने क्या किया है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 2 नवंबर 2025 की ये न्यूज है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उन्होंने हिस्ट्री बना दी है, फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल जो है इन्होंने जीत लिया है साउथ अफ्रीका में, 52 रन से जीता है इन्होंने, ठीक है। ये कहां पर में हुआ था, हमारे भारत के अंदर में ही, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नई मुंबई जो है महाराष्ट्र में, इसका ये हुआ था। ये 13वें नंबर का एडिशन था और पहली बार भारत जीता है इसके अंदर में, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप भारत पहली बार जीता है 13 में से, ओके। तो 13th नंबर का एडिशन था, भारत पहली बार जीता है, ठीक है। और किसको हराया इन्होंने, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है, ओके। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया है, मतलब
जो रनर अप टीम रही है वो कौन सी रही है, साउथ अफ्रीका रही है। ठीक है, 52 रन से हराया, 13वें नंबर का एडिशन था, भारत के अंदर में आयोजित हुआ, साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, और पहला, अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही, मतलब कि जो फाइनल मैच था उसकी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही, तो शेफाली वर्मा। ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने फाइनल मैच के अंदर में 87 रन मारे और 2 विकेट भी लिए। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब पूरे टूर्नामेंट में जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो है दीप्ति शर्मा। 215 रन उन्होंने मारे और 22 विकेट भी लिए। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे सभी के सभी, लिखेंगे कमेंट के अंदर में, लिखते जाएंगे आप लोग। और आज की आपकी मेहनत आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है ये वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने एक दिन में जाके जीत लिया क्या? इसके पीछे जो है फ्रेंड्स सोचिए कि कितने सालों की मेहनत होंगी इनकी। ठीक है, कई बार आउट हुए होंगे ये खिलाड़ी, कई बार जो है इनके बॉल के ऊपर में छक्के पड़े होंगे, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब वो जीत गए। ठीक है, तो इस जीत के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। वैसे ही आप लोगों का भी है। आज जो आप एफर्ट मार रहे हो, आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको रिजल्ट आगे में देंगी। तो प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीपाली शर्मा, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में। और इसको आप लोगों का एआई की मदद से जो आप लोगों को मिलता है, जितने भी पेड स्टूडेंट्स है, प्लीज उसको टीपी ट्यूब में जाकर आपके पेड कोर्स के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टीपी ट्यूब के अंदर में इसको जरूर अटेम्प्ट करना है इसके क्विज को, क्योंकि ये इस पर भी क्विज बना के देंगे आपको टीपी ट्यूब। ओके, रनर अप जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि टॉप रनर गेटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो स्मृति मंदाना ने बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, स्मृति मंदाना ने, 434 रन। अब आप लोग पूछोगे कि सर फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को क्यों मिला? अरे भाई उन्होंने 22 विकेट भी लिए हैं, वो बॉलर, वो ऑलराउंडर है वो। ठीक है, ओके, तो 215 रन और 22 विकेट भी उन्होंने लिए। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इन्होंने मिताली राज जो हमारी पहले कप्तान थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है 409 रन बनाने का। ठीक है, 2017 में उन्होंने बनाया था वर्ल्ड कप के अंदर में, तो 434 स्मृति मंदाना ने बनाए हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिए। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। ठीक है, और टॉप रनर जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ठीक है, 434 स्मृति मंदाना। साउथ अफ्रीका रनर अप रही है। ठीक है, बीसीसीआई ने बोनस भी अनाउंस किया है। ठीक है, रिटायरमेंट किसने लिया है, शोफिन डिवाइन ने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, वेदा कृष्णमूर्ति जो है भारत की, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। चलिए, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो विनर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रही, रनर अप साउथ अफ्रीका रही। कितने रन से हराया, 52 रन से हराया था। DY पाटिल जो है स्टेडियम के अंदर में मैच हुआ, मुंबई, नई मुंबई के अंदर में। प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही, और पूरे टूर्नामेंट के अंदर में 434 रन के साथ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली रही मिताली, ठीक है, राज या फिर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना, ये याद रखना है आप लोगों ने। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का रिकॉर्ड किसने जीता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट टाइम जीता है भारत ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये 13th नंबर का एडिशन था। ओके, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो है वो किसने जीता है, ठीक है, तो शेफाली वर्मा ने जीता है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं स्मृति मंदाना ने। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 2025 के ओडीआई विश्व कप के अंदर में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? एकदम स्पीड में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप आंसर करोगे तो मजा आएगा यहाँ पर में। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बताइए। आईसीसी महिला के अंदर में टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है कि आईसीसी महिला विश्व कप में फाइनल मैच कहाँ आयोजित हुआ था। तो फाइनल मैच की बात करेंगे हम लोग तो फ्रेंड डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई के अंदर में आयोजित हुआ था, इंडिया के अंदर में। ये 13वें नंबर का एडिशन था, भारत ने पहली बार इसको जीता है। ठीक है, भारत ने विश्व कप फाइनल में कितने रनों से जीत हासिल की और किसको हराया था ये भी बता देंगे आप लोग। कितने रनों से जीत हासिल की और किसको हराया। तो 52 रन से जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका को हराया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बोला गया भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन, ठीक है, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ था, ये बताइए आप लोग। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में जो BIRC जो है, ये इसका आयोजन कहाँ पर में हुआ, तो न्यू दिल्ली के अंदर में हुआ था। अब इसकी कुछ खास बातें आप लोग याद रखिए कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर में इसको अक्टूबर में आयोजित किया गया था, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स कि इसके अंदर में 80 से भी ज्यादा कंट्रीज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे इसके अंदर में। जो हमारे भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ठीक है, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री भी वही है, ठीक है, पीयूष गोयल, उन्होंने इसके अंदर में शिरकत की, उन्होंने इसको चेयर किया। तो पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री है, और साथ ही साथ जो है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत में, जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पूरा है, ठीक है, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके भी मंत्री है ये पीयूष गोयल, उन्होंने इसको चेयर किया। 80 से ज्यादा देश आए थे इसके अंदर में। इसमें जो है फ्रेंड्स एक और चीज है, एआई ड्रिवन राइस सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी को इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, एआई बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम। अब आप देखिए एआई कितना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं मोनूवानी जो है बोल रहे हैं कि सब लोग लाइक कर दो, 1K हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं सही बात है। ठीक है, तो लाइक भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं। तो एआई ड्रिवन राइस सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी, एआई जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दूं आगे में जाकर एआई का ही महत्व होने वाला है, एआई बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इंडिया ने राइस सॉर्टिंग, जो राइस है उनको सॉर्ट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा भारत। तो एआई बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम को भारत ने इंट्रोड्यूस किया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने हमेशा से, आपको याद होगा कितने बच्चे हैं जो पहले से जानते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि एआई जो है ये फ्यूचर है, एआई आगे जाकर बहुत ज्यादा जो है आप लोगों की मदद करने वाला है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहां पर में आयोजित हुआ, न्यू दिल्ली में। किसने इसको चेयर किया, तो पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल जो है उन्होंने इसको चेयर किया, ये याद रखना है आप लोगों ने, लिख दो सभी लोग, पीयूष गोयल ने इसको चेयर किया है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, और क्या इसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिए आप लोग। BIRC 2025, ठीक है, भारत, ठीक है, इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 भारत ने आयोजित किया, पीयूष गोयल उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एग्रीटेक पवेलियन, ठीक है, लॉन्च किया गया है इसके अंदर में। तो एग्रीटेक पवेलियन, इसमें कौन सा वाला लॉन्च किया गया है, स्मार्ट इरिगेशन ऐप, एआई बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम, ड्रोन फर्टिलाइजर सिस्टम, नेशनल एग्री क्रेडिट पोर्टल। देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है ना, एक आगे में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है इन फ्यूचर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अगर कभी आप लोग में से किसी ने पढ़ा हो आर्टिकल्स के अंदर में, या कोई मतलब अगर रिसर्च करता हो या पढ़ता हो, ठीक है, नई नई चीजों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर आगे में जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रिसीजन के साथ में जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो उसके अंदर में एआई का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने एआई बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। मैं इवन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एआई जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि टीचिंग परिषद ने एआई, टीपीएआई, ठीक है, एआई 3.0 आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को
आप लोगों का इसका जो है 3 आवर्स का आप लोगों का मेगा सेशन भी होने वाला है, मेगा सेशन। तो जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो आप लोग टीचिंग परीक्षा के जितने भी बच्चे वो लोग जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। 199 का कोर्स है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों के लिए ये केवल 99 रुपीज में पड़ जाएगा। और आप सोचिए कि एआई 2026 का आपका पूरा शुरुआत या पूरी जो चीजें है 2026 में जो एआई आपके काम आने वाले हैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाने वाली है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाकर एआई आप टाइप करोगे तो आप लोगों को कोर्स मिल भी जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे, ठीक है। देखिए एक और है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। उन्होंने मिलकर, इतने सारे मंत्रालयों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है, ठीक है। ध्यान से समझिए आप लोग, मॉडल यूथ ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसने लॉन्च किया है, किसके साथ में कोलैबोरेशन, मेन मेन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर में ग्राम सभा की बात हो रही तो पंचायती राज का हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसमें देखिए फ्रेंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो दो मंत्रालय इसमें शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इसमें शामिल है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसमें शामिल है। दो मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ में कोलैबोरेशन में मॉडल ग्राम सभा, ठीक है, मॉडल यूथ ग्राम सभा लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या करेगा, ठीक है। इस इनिशिएटिव के अंदर में जितने भी जो स्टूडेंट्स है और जितने भी बच्चे हैं, स्कूल्स जो है और स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर में ट्रेनिंग दी जाएंगी, उनको विकसित भारत जो विजन है उसके साथ में जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में भी जोड़ा जाएगा जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है उसके अंदर में। मतलब बेसिकली जो स्कूल के जो बच्चे हैं उन तक इंफॉर्मेशन अगर हम लोग पहुंचा रहे हैं तो वो उनके घर तक भी पहुंचेंगी, ये इसका एक मिशन है। और स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है वहां तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चंस के अंदर में क्या क्या पूछा जा सकता है ये आप लोग एक बार गेस करिए, फिर मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। कौन से मंत्रालय की पहल है या कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो भाई शुरू तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। किसका सपोर्ट लिया है, तो दो मंत्रालय का सपोर्ट लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें भी स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, और दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनका सपोर्ट के साथ में ग्राम मॉडल यूथ ग्राम सभा लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इसको आप स्क्रिप्ट करने का जो है रिस्क नहीं ले सकते आप लोग, ओके। चलिए इसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये एनईपी और विकसित भारत जो विजन है उसके साथ में जोड़ा जाएगा। 100 से भी ज्यादा स्कूल है, ठीक है, हमारे भारत के, चाहे वो जवाहर नवोदय जो है स्कूल्स हो या फिर आपके ईएमआरएस के स्कूल्स हो, ठीक है, या स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो उनको इसके अंदर में जोड़ा जाएगा, ठीक है। 20,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाने वाला है हर एक ग्राम सभा को इसके अंदर में। तो अक्टूबर 2025 में मॉडल यूथ ग्राम सभा, ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, मॉडल यूथ ग्राम सभा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एक चीज दो चीजें यहाँ पर में एक चीज एक साथ होती है फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो हम बच्चों तक या जो यूथ है उन तक पहुंचा पाते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को, जो डिसीजन मेकिंग है जो ग्राम पंचायत है उनमें उनके डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि वही कल जाके भविष्य के अंदर में तो वही लोग बनेंगे ना, इनके ग्राम सभा ग्राम पंचायत वगैरह के सदस्य यही लोग बनेंगे। तो लोकल गवर्नेंस के अंदर में यूथ का पार्टिसिपेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मॉडल यूथ ग्राम सभा, ठीक है, इसमें करेगा और 20,000 रुपए का इसमें दिया जाएगा, और 100 से 1,000 से भी ज्यादा स्कूल इसके अंदर में एनरोल किए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का मेन है ये, बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का भी सपोर्ट इसमें लिया है, लेकिन है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। किसके सहयोग से शुरू की गई है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इनकी पहल है। कौन से दो मंत्रालयों के इससे शुरू की गई है,
ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मॉडल यूथ ग्राम सभा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनके साथ में मिलकर ये शुरू किया है। ठीक है। नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो केंद्र है वहां पर में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। कितने चरण में पहले चरण में कितने विद्यालय शामिल किए जाएंगे? ठीक है। तो 1,000 से भी ज्यादा जो है फ्रेंड्स विद्यालयों को इसके अंदर में शामिल किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय, ठीक है, हर ग्राम सभा के एक विद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएंगी, कितने पैसे दिए जाएंगे वित्तीय सहायता के तौर पर? आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो पेड क्लास है उसके अंदर में करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर में करंट अफेयर्स आया, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे जो है मैंने उनको भी गाइड किया था कि आप लोग भी इस तरीके से करिए। और पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पहले मैंने सोचा था कि पीडीएफ देंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा डिसाइड किया कि आपको याद ही करवा देते हैं वीडियो के माध्यम से। तो कल भी हम लोगों ने किया था, तो आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ठीक है, उसकी रिवीजन लेकर आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कल जो पढ़ा था उसकी रिवीजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनर्स के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता चल जाए। ओके। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि हर एक स्कूल को 20,000 रुपए का जो है सहायता यहाँ पर में प्रोवाइड की जाएंगी। ओके। इसके अलावा मेरे पास में और भी बहुत सारी जो है चीजें, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, उसको पढ़ने का। तो मुझे टीम एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि कल क्लास हमारी कितने बजे है और कैसी है, ठीक है, ताकि मैं उस तरीके से बता दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है आप लोगों को। मेरे को ये जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा भी पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके अलावा इसके ऊपर में जो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के, जो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम जो नया रायपुर के अंदर में बनाया गया है वो भी आप लोगों को बताना है। तो ये सारी चीजें भी करवानी है। तो आप लोग बताइए, आप लोग जुड़े रहिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, तो उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर में पढ़ पाएंगे फिर 8 बजे के लिए। ठीक है। तो ये चीजें है। मैं आप लोगों से एक और चीज यहाँ पर में हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, क्या मैं कल इसके अंदर में करें हम लोग इसको? ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे जो है, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐड। मैंने क्या बोला आप लोगों को, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन जो है कौन से नंबर का है, अभी ये पूछा था मैंने आप लोगों से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या अगर आप बोलो तो इसको भी हम लोग एक बार कर सकते हैं। फाइनेंस जो है आपका 5 ईयर प्लान था, और फर्स्ट फीमेल वाले इसको हम लोग ले लेंगे। चलो मैं इसको तो बता देता हूँ यार, क्योंकि इसका रिस्क नहीं लेते अपन लोग कि आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। मैंने होमवर्क आपको दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन कौन से नंबर का है? ये 16वें नंबर का है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगारिया। सभी लोग लिखेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चे का आंसर इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, प्लीज इसको लिखिए हर कोई बच्चा, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, और अरविंद पनगारिया, इनकी रिकमेंडेशन कब से लागू होंगी? इनकी रिकमेंडेशन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी इनकी रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, 16वें नंबर का जो है वित्त आयोग, 1 अप्रैल 2026 से इनकी इनकी सिफारिश लागू होंगी। 1 अप्रैल 2000, एक लिख देता हूँ ना यहाँ पर मैंने, तो पता चले आप वो भी भूल गए। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी सिफारिश इनकी। ठीक है, और क्या करता है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल नंबर 280 में दिया हुआ है ना इसका। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का जो बंटवारा है वो करता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने बोला आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। जितना ज्यादा आप लोग इस सेशन को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। आज मैं पेड क्लास के अंदर में जो हम लोगों ने प्रीवियस अभी जो रिसेंट एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो करवा रहा हूँ मैं, आज भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज उसमें आप लोग आ जाइएगा।
ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा है वो प्लीज आज जाकर पेड क्लास में जल्दी से सेशन देख लीजिए, ताकि मैं जब रिवाइज कराऊं तो आप लोग उसको उन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। ठीक है, रेडी है सभी लोग? हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी पेड स्टूडेंट है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं नीचे में नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जाकर भी आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।